कश्मीरियों पे बहुत सारी जो है ना वो मसाले किए, उनको तालीम हासिल करने के मौके नहीं थे, उनको बाहर जाने के कोई मौका नहीं था, तरक्की करने का कोई चांस नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ एक आम प्रैक्टिस वहाँ की थी कि लोगों से बेगार ली जाती थी और उस बेगार का उस फोर्स लेबर का कोई उन्हें मुआवजा नहीं मिला करता था। लेकिन असल तरक्की जो है ना मेरे नज़दीक तब होगी जब ये खिता आज़ाद होगा और इसका जो है ना इलाक़ पाकिस्तान के साथ होगा, तो हमारी खुशी भी इसी में होगी। बाकी आपने कहा कि थोड़ा मैं इस डिटेल पे जाऊंगा कि आप देखिए कश्मीर और पाकिस्तान की जो माबैन खूनी की बॉर्डर है वो 700 किलोमीटर के करीब है, जबकि इंडिया के साथ जो कश्मीर की बॉर्डर मिलती है बस वो 250 किलोमीटर है। तो ये भी एक जोग्राफिकल रिलेशनशिप कश्मीर का पाकिस्तान के साथ है। और कश्मीरी पहले से ही देखें आप इसके बहुत सारे लोग माजी वहीद में पाकिस्तान आके आबाद होते रहे, ये भी एक रिश्ता था पाकिस्तान के साथ और इस खत्ते के साथ। और देखें कश्मीर से निकलने वाले तमाम दरियाओं का रुख जो है वो 4 दरिया जो आते हैं वो कश्मीर से निकलते हैं और उनका रुख डायरेक्ट पाकिस्तान की तरफ है, और पाकिस्तान की ज़राअत का दारोमदार भी कश्मीर के पानी पर है। तो ये चीज़ भी लोगों के जहन में रहनी चाहिए। और आपने कहा कि कश्मीर के मशहूर डिश जो है, कश्मीर में तकरीबन 36 डिश जो है ना मतलब वाकू पे जो सर्व होती हैं, जिनमें आप गोश्ताबा होता है, रिश्ता होता है, तबक माज होता है, ईद माज होता है और दूसरी कई किस्म की वाजमान किस्म जिनको वाजमान कहा जाता है वो डिश सर्व की जाती है। और रही बात तालीम की, तो आप देखें कश्मीर का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, न सिर्फ कश्मीर के अंदर भी बल्कि बरसगीर के अंदर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर। आप अदब के मैदान में देखें तो आगा आशिर कश्मीरी आते हैं, शोरश कश्मीरी आते हैं, इस तरह कुदरतुल्लाह शाह आते हैं, इस तरह के लोग आपको अदब के मैदान में नजर आएंगे। आप इंडिया के चले जाएं तो जवाहरलाल नेहरू की बात बेसिकली कश्मीरी, जवाहरलाल कोल उसका दादा का नाम था, वो भी कश्मीर से माइग्रेट होकर इंडिया गए। तो इंडिया में उनके सुकून जो है एक नहर के किनारे उन्हें मिली मुगल के दौर में, तो वहाँ पे नहर के किनारे की वजह से नेहरू से वो नेहरू बन गए। तो इस तरह से आपने कहा कि कश्मीर की और मशहूर चीज़ें जो हैं वो सेब है। कश्मीर का सेब की 5-6 वैरायटीज बहुत पैदा होती है और कश्मीर का सेब जो है ना दुनिया में माना जाता है और जो है ना उससे दरामद और बरामद भी किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर का सेब है। अखरोट कश्मीर का कागजी अखरोट है, बहुत मशहूर है, पूरी इंडिया में जाता है, पूरी दुनिया में जाता है। उसके बाद आपने कहा कि बाकी चीज़ें, शाल कश्मीर की बहुत मशहूर है, 3-4 वैरायटी उसकी पैदा होती हैं, बनाई जाती हैं। उसमें कश्मीरी शाल तो ज़माने कदीम से जो है ना मशहूर थी, बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो बेगम थी मलका जोसेफिन, उसको भी कश्मीरी शाल जो है ना वो गिफ्ट में मिली थी। और इराक के जो शहंशाह थे उनको भी 47 से पहले जो है कश्मीरी शाल गिफ्ट मिली थी। कश्मीरी शाल जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो रेम शाल है, जिसको आप मोती के एक कोने से गुजारेंगे दूसरे कोने से निकल जाएंगे। इसकी तैयारी में तकरीबन 1 साल 1.5 साल की तैयारी में लगता है, लाखों में इसकी प्राइस है। उसके दूसरे नंबर पर दूसरी शाल और शालकुश आती है, रेट के हिसाब से उससे ज़रा कम और बाकी शालें की मांग ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा जो है ना आप देखें ये और यूनिवर्सिटीज़ कश्मीर में, कश्मीर यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और तकरीबन उसकी लाइब्रेरी में देखें तो 25 लाख तो उसकी लाइब्रेरी में अब भी मौजूद है कश्मीर यूनिवर्सिटी। और कश्मीर में मेडिकल कॉलेज है, श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, फिर 2 मेडिकल कॉलेज हैं, जम्मू मेडिकल कॉलेज है, फिर नॉर्थर्न यूनिवर्सिटी कश्मीर में, जम्मू यूनिवर्सिटी है, फिर लाल शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जम्मू में। तो फिर आज़ाद कश्मीर की आप बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी 1980 में कायम हुई, तो तब तक आज तक ये ना इल्म के मुतलाशिन की जो है ना प्यास वो बुझा रही है। उसके अलावा मीरपुर मस्ट यूनिवर्सिटी है, इस तरह कोटी में यूनिवर्सिटी है, आप देखें पुलिस में यूनिवर्सिटी है, वुमेन यूनिवर्सिटी बाग है। तो तालीम के मैदान में कश्मीर ने दोनों हिस्सों में समझता हूँ काफ़ी तरक्की की है। और जो लिटरेसी रेट आप देखें आज़ाद कश्मीर का तकरीबन 75% है, बल्कि
47 भी कहीं मैंने देखा कि आया है। तो मौजूदा कश्मीर का जो रेशियो है तालीमी रेट जो है वो भी तकरीबन 90% के करीब है। तो और इनके इस बात पे अपनी सर कोई फेस्टिवल जो आपको कश्मीर में स्पेसिफिकली होता हो और यहाँ नहीं होता हो? कश्मीर में जो आपके जो मजहबी त्यौहार है, ईद उल अजहा है, ईद उल फितर तो हमेशा पाकिस्तान के ही मुताबिक पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक होती है। तो पाकिस्तान के जब पाकिस्तान आता है वो इससे हट के जो बाकी ज़ियारात में मेले वगैरह होते हैं, इससे हट कर कोई इस तरह मेला मेरे नज़दीक देखा नहीं है, त्यौहार नहीं है। तो वही त्यौहार है जो ये समझ लीजिए कि क्योंकि इस रीजन के लोग आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के इस सकाफत साझी है एक जिसकी है, तो इससे जो त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं वही तकरीबन वहाँ भी होते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो कि आपको अच्छी लगती हैं पर्सनली और आप हमें भी रिकमेंड करेंगे कि अगर हमारा कश्मीर चक्कर लगे तो हम जो विजिट करें? मैं क्योंकि आप आसानी से आज़ाद कश्मीर विजिट कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर आप देखें मीरपुर में आप जाएंगे तो आपको मंगला डैम मिलेगा और डेम्बर में आपको अच्छी पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट के लिए मिलेगी। उसके बाद आप पकड़ चले जाएँ तो आपको बेगूसरा झील मिलेगी और वहाँ पे आप बाहर चले जाएँ तो पुरानी जो है ना हमारात भी मिलेगी और आपको ठंडी फिजा और ठंडी हवा भी मिलेगी और फॉरेस्ट भी मिलेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन आपको फ्रेश मिलेगा। और उससे हट के आप लीपा वैली चले जाएँ तो लीपा वैली में आपको हिंदुस्तान भी आप हिंदुस्तान का बॉर्डर भी देखेंगे, एल ओ सी भी देखेंगे और वहाँ पे जो है सेब है, धान की खेत हैं और आपके जो जंगलात है जिसमें नायाब किस्म के जंगल जो है दरख्त जो वहाँ पाए जाते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे नीले वैली का बड़ा स्कोप है, बड़े वेरिएशन है टूरिज्म की। इस साल भी वहाँ लाखों लोग जो हैं टूरिज्म सियाहत के लिए वहाँ गए। तो आप चक्कर लगाइएगा, इंशाल्लाह हम आपके इस्तेमाल के लिए हम हमेशा मौजूद होंगे। वैसे वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं कश्मीर में? वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पर चीता है, रीछ है और लोमड़ी है और गीदड़, भेड़ी इस तरह की ज़्यादा पाई जाती है। इससे आगे एक सर आप जरा मेरा ये सवाल है आप हमारी मालूमात के लिए बता दें कि जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के रास्ते हैं, रूट है, सड़कें, ये जो दरियाओं के आप हमें रूट बता दें, कौन सा दरिया कहाँ से निकल के पाकिस्तान में कहाँ एंटर होता है और इसी तरह जो सड़कें हमारी मेजर जिनका रुख मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान की तरफ है। अच्छा सर, दस में जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो दरियाई झील है। ये चश्मा वेरी नाग में श्रीनगर से 65 किलोमीटर या इतना ही कम और बेश की मुसाफत पर है। तो चश्मा वेरी नाग से निकलता है, भी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ से होता हुआ ये जब श्रीनगर से होता हुआ बारामूला तक ये दरियाई झील जो आता है तो इसके रुख का आपको कोई पता नहीं चलेगा। यहाँ पे जो किश्तियाँ चलती हैं वो इसकी अपोजिट रुख चलती हैं। अपोजिट रुख आपने 47 से इस पे तजारत वगैरह भी होती थी, किश्ती भी जरिए अपोजिट ऑफ जेल चलता है। और एक ऐसा एक जगह आती है बारामूला के करीब कि वहाँ पर बल्कि मैं पहले कश्मीर की वजह तस्वीर मुझे याद आ गया कि कश्मीर की वजह तस्वीर बता दूँ तो फिर मुझे दरिया की बात करूँ। तो कहते हैं कश्मीर बहुत बड़ी समुद्र था, बहुत बड़ी झील थी। तो इस झील के अंदर एक देव रहता था जिसका नाम काठ देव था। तो ये देव क्या करता है कि झील से बाहर निकल के आसपास के जो आबादी थी, लोग थे, उन्हें तंग करता था। तो उस वक्त जो लोग थे उन्होंने शिकायत की जाके उसके एक सैड थे ऋषि जिनको कहते हैं, जिसका नाम कश्यप ऋषि था, उसके सामने शिकायत की कि आप बराए मेहरबानी हमें हमारी जो है जान इस देव से आज़ाद कराएं, कि हमें इस ताबा तंग करता है। कश्यप ऋषि ने अपनी रूहानी ताकत से बारामूला के करीब खादनियार एक जगह है, तो वहाँ से अपनी रूहानी ताकत से पहाड़ को काटा और झील के पानी को बहाया नीचे। तो झील का पानी जब बाहर निकल गया तो इसकी सतह से एक खूबसूरत जमीन जो है वो उभरी। तो ये जमीन जरखेज जमीन थी। तो इससे हट के और भी कई कश्मीर से रवायत मिथ्स हैं। एक तो कहते हैं कि हज़रत सुलेमान सलाम जी क्योंकि उनका हर चीज़ पर कंट्रोल था, तो उनका तख्त जहाँ पर कश्मीर में आया तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत खूबसूरत झील है। तो उन्होंने अपने जो उनका जो
हमला था उनसे कहा कि यार ये मुझे लगता है कि झील के तह में कोई खूबसूरत ज़मीन है, तो कौन ऐसा है कि वो इस पानी को खुश्क करे या इस पानी को बहाए यहाँ से। तो उनके जो अमले में शामिल एक देव था जिसका नाम काश था, उसने कहा कि आपके इस जो अमला है, जो आपके बॉडी गार्ड्स वगैरह हैं, उनमें एक परी है जिसका नाम मीर है, तो अगर आप उसका अक्द निकाह देव ने कहा कि मेरे साथ कर दे, तो मैं जो है इस पानी को जो है ना यहाँ से मतलब उसका निकाह से करा दूंगा। तो इस तरह से उसने एक तारीख में आता है कि आला झंकर को इस तरह की इसकी मदद से उसी बारामूला करीब कट आज भी मौजूद है बारामूला, तो इस पानी के बहाया इसको निकाल दिया बाहर। तो फिर हज़रत सुलेमान सलाम ने इस काश की शादी मीर से कर दी, तो इसकी नस्बत से काश और मीर फिर कश्मीर बन गया। तो ये कोई वजह तस्वीर। तो फिर आप दरिया झेल की आप बात करें तो दरिया झेल को कश्मीर में बहतरी कहते हैं, बात भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये इसके दरिया झेल के साथ साथ एक रोड भी आती है जो उड़ी से होकर, चिकोटी से होकर, मुजफ्फराबाद से होकर, फिर कोहाला से होकर आप यहाँ पे इस्लामाबाद और मीर होकर श्रीनगर हाईवे, जी श्रीनगर हाईवे जिसको आप कहते हैं। तो इसका फासला मुजफ्फराबाद से श्रीनगर तक जो है ये रोड आपकी जो शायरा है इसी दरिया झेल के साथ साथ ही फिर हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। तो 190 किलोमीटर यहाँ मुजफ्फराबाद से, तो ये वो वाद रास्ता है, ये पूरा साल जो है खुला रहता है, इस पे बर्फ नहीं पड़ती। उसके बाद दूसरा रूट जो मुगल काट रोड है जो ये पेपर के हमारे मेंबर से यहाँ से आगे जाती है, तो लाहौर से इस पर भी उस साइड से इंडिया ने बड़ा काम शुरू कर दिया, उसने टनल वगैरह बनाई, जम्मू से डायरेक्ट जो है ना वहाँ पे वो ट्रेन भी जा रही है वाया वो टनल। तो ये दो तीन रास्ते हैं। फिर आप नीले वैली आप इस तरफ जाएंगे अपने केपीसी की तरफ से जब जाएंगे आप मानसेरा से आगे और फिर आप शहीद गली से और मुजफ्फराबाद से लेकर ये भी रूट जाता है आपको नीलम तक ले जाता है, और नीलम में 3-4 बॉर्डर्स ऐसे केरल है, टिटवाल है, फिर आगे शाखा वगैरह की बॉर्डर्स जो है मुगल कश्मीर के साथ में होती है। ये तो खुशी के रास्ते जो पूरा साल खुले रहते हैं। सर एक रास्ता सियालकोट से, वो जम्मू की बात है, जम्मू से जम्मू जाता है, जम्मू से श्रीनगर और किसी का कोई सवाल? जम्मू कश्मीर का कैपिटल कौन सा? बेटा कश्मीर के 2 कैपिटल है। आप किस आज़ाद कश्मीर की बात करें? आज़ाद कश्मीर की। आज़ाद कश्मीर का कैपिटल जो है मुजफ्फराबाद है। 1947 से पहले ये कैपिटल जब कश्मीर आज़ाद हुआ तो ये जिंदाल हिल कलंदरी में था। उसके बाद 1949 में इसको तहरीक आज़ाद कश्मीर के तनाज़ुर में मुजफ्फराबाद में शिफ्ट किया और मुजफ्फराबाद को तहरीक आज़ादी का बेस कैंप बनाया गया। कैपिटल जो है मुजफ्फराबाद है। और जो श्रीनगर, हाँ मतलब जो रियासत जम्मू कश्मीर जो हिस्सा इंडिया जिसका अंग्रेजी नाम है, भारत उसका सरकारी नाम है, हिंदुस्तान उसका पुराना नाम है, तो उसके साथ जो हिस्सा शामिल है रियासत जम्मू कश्मीर, उसका के 2 कैपिटल है राजधानी। एक जो रियासत जम्मू कश्मीर का गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर होता है 6 महीने, 6 महीने दरबार में फिर जम्मू आता है, सर्दियों में 6 महीने जम्मू उसका कैपिटल होता है। कश्मीर विजिट करने का सबसे बेस्ट सीजन कौन सा होता है? बेटा कश्मीर विजिट करने का सबसे बेस्ट सीजन जो है जून जुलाई है। जून जुलाई अगस्त 3 महीने बहुत इसमें बड़े टूरिस्ट भी आते हैं, तो इस महीनों में एक तो आपको ठंडा मौसम भी मिलेगा और भी बहुत आप एंटरटेन करेंगे वहाँ जाकर। चलो कुछ चीज़ें मैं भी हमारे होस्ट है मॉडरेट है उनके क्वेश्चन जानता हूँ कि जो कश्मीर है ना, हमारे कश्मीर एक तो रियासत का नाम भी कश्मीर है और कश्मीर सूबे का नाम भी है। जिस तरह पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो इसी तरह 47 से पहले कश्मीर के 4 सूबे थे, 4 रीजन थे। एक गिलगित बल्तिस्तान आ गया, मौजूदा GB जिसे हम कहते हैं। एक लद्दाख है जो चाइना के बॉर्डर के साथ है,
जहाँ भी देर से इंडिया और चाइना की जंग भी चलती रही। फिर जम्मू है और फिर कश्मीर है। यानी कश्मीर सूबा भी है और कश्मीर ओवरऑल पूरा रीजन भी है। फिर 47 के बाद इसकी डिवीजन हो गई। उसमें ये जो हम किताबों में पढ़ते हैं ना 84,471 मरबा मील है ये सारा डिवीजन जब उसकी हुई तो ये समझ लें कि फिर ये 7-8 हिस्सों में बढ़ गया। जम्मू के कुछ सूबे हैं जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया के पास हैं और कुछ हमारे पास हैं। मतलब हमारे यहाँ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है भिंबर है, रीपुर है, कोटली है और ये तीन पुंछ वो भी आ गया, पुंछ बाग। ये जो 5 हैं डिस्ट्रिक्ट ये सूबा जम्मू के हैं, ये हमारे पास हैं। और इंडिया के पास भी है, जिस तरह रजौरी आपने नाम सुना होगा, डोडा आपने नाम सुना होगा, बलवा है, रियासी है, फिर जम्मू खुद यानी जम्मू सूबा भी है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट भी है। यानी जिस तरह कश्मीर है ना कि कश्मीर एक को बड़ा रियासत का नाम भी कश्मीर हो गया और कश्मीर एक सूबे का नाम भी है, जम्मू एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है और जम्मू उस पूरे रीजन का नाम भी है। जम्मू भी 2 हिस्सों में बढ़ गया। फिर आप कश्मीर में आ गए तो ये भी 2 हिस्सों में बढ़ गया। श्रीनगर उधर रह गया, उसके बाद बारामूला उधर है, अनंतनाग जिसका मौजूदा नाम इस्लामाबाद है ये उधर है और भी इस तरह के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। यानी जो इंडिया के पास है इस वक्त इंडिया में जो जम्मू है उसके भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। इंडिया के पास जो कश्मीर का हिस्सा उसके भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और इंडिया के बाद जो ये लद्दाख वाला हिस्सा है उसके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लद्दाख और लेह। अच्छा ले कहते हैं, हम लेह पढ़ते थे, ठीक है। अब वो भी 2 हिस्सों में बढ़ गया। फिर ये जीपी है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये अलग से एक एरिया आ गया। इसको एक रियासत का नाम भी अभी तक दिया गया ना सूबे का नाम दिया गया है। हमारे यहाँ रियासत है, हम जो आज़ाद कश्मीर वाले हैं, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है। इस तरह पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, इसी तरह हमारी नेशनल असेंबली है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और उसके नीचे हमारे एमएलए होते हैं। एमएलए इधर एमएलए है पाकिस्तान में, तो हमारे एमएलए हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पे गवर्नर और वजीर आला वाला सिस्टम है। उसके बाद फिर कश्मीर का 12,000 किलोमीटर एरिया है जो चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। कुछ जो अक्साइचन जिसे हम कहते हैं, जो चाइना का एक सूबा है तिब्बत, आपने नाम सुना होगा, वो जो एरिया है उसके साथ जो एरिया लगता है वहाँ पर जो ज्यादा आबादी है वो बुद्ध मत की है, जो गौतम बुद्ध का है, गौतम बुद्ध का एरिया वो था, वो अब उनके पास है। जहाँ से हमारा ड्रेस निकल के आता है, तो सर ने भी बताया कि ड्रेस झेलम है वो श्रीनगर से आ रहा है, जो ड्रेस है वो तिब्बत से होता हुआ लद्दाख से फिर जीबी फटा से गुजर के फिर आगे अटक में आ जाता है पाकिस्तान में। फिर तीसरा बड़ा दरिया हमारा दरिया चनाब आ जाता है, तो इंडिया और जम्मू और इंडिया के बॉर्डर के दरमियान से चलता है, वो फिर सियालकोट से होता हुआ आगे निकल जाता है। तो ये अब जो पूरा कश्मीर है ना वो एक तरह से तकरीबन 8 रीजन में इस वक्त डिवाइड, और उसकी कोई कैद नहीं है, वो बस जिसका जहाँ कब्जा हो गया 47 में हो गया, ठीक है। और बाकी जो हिस्सा है वो डिस्प्यूटेड है। बुनियादी तौर पर ये पूरी एक रियासत थी और फैसला उसके लिए यही था कि इसकी आवाम की मर्जी से किया जाएगा। अब कश्मीर जो बाकी उस वक्त की जितनी रियासतें थी उन पर और कानून लागू हुआ, इसमें कोई और कानून लागू हो गया। यहाँ पर मसला ये था कि यहाँ पर तकरीबन 90% आबादी मुसलमानों की थी, और जिस बंदे ने इसको परचेज किया हुआ था महाराजा हरि सिंह का जो परदादा हो गया गुलाब सिंह, उसने परचेज किया था। अब वो क्योंकि नॉन मुस्लिम था, लोग यहाँ के मुसलमान थे, अब लोग इस पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे, उसने अपना जो इलाहा है इंडिया के साथ कर दिया। तो इस वजह से कुछ एरिया को इंडिया ने कब्जा कर लिया, कुछ एरिया पे हमने ये छीना उनसे, वरना अगर शायद ये मज़ामत थोड़ी देर से शुरू होती तो आज़ाद कश्मीर भी कोई ना होता, सारे का सारा कश्मीर भी इंडिया के कब्जे में होता। तो आप पढ़ते होंगे कि पाकिस्तान जब तकसीम हुआ तो जितनी थी ना पावर, आर्मी है, असलहा है, इस तरह की चीज़ें, जहाज,
वो सारा कुछ इंडिया के हैंड ओवर हुआ था, हमें तो कुछ भी नहीं मिला था। 47 में हमारे पास वो था कुछ नहीं, उन्होंने ताकत के तौर पर इसको अपने कब्जे में कर लिया। तो ये भी इसका एक है। और मज़ीद सारे इसके आप हिसाब से मैं भी ये सवाल मैंने कहा कि हम अपने हर यहाँ स्पीकर से आप हम पूछे और आप आए भी बड़े दूर से हैं, हमें खुशी है। इसके हल आप क्या समझते हैं? सियासी हल भी हमने देखे, अभी यहाँ पर मैडम शाल बता रही थी कि 47 से लेके 88 तक, 1947 से लेके 1988 तक हमने सियासी हल ढूंढे सारे, हर लिहाज से, कोई हमने उस पर वाइजेशन नहीं की। फिर 1988 में फिर मुसल्लह जिहाद शुरू हो गया, वो भी 15-20 साल, जिसमें हमारे 4 से 5 लोग इस तरह हो गए, कुछ लापता हो गए, कुछ जेल में चले गए, कुछ गायब कर दिए गए, कुछ शहीद कर दिए गए। अब वो भी एक सोल्यूशन आ गया। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड सोल्यूशन, हम आपसे ये सुनेंगे, आप क्योंकि बाहर लिटरेचर की भी है, आप लैंग्वेज लिटरेचर दोनों पे हम रखते हैं, तो हमें खुशी होगी कि शायद कोई आप एक ऐसा सोल्यूशन दे दें, कल चले हो सकता है कि वो कश्मीर की तकदीर बदल ले। ये मैंने एक दफ़ा एक शो में मैंने कहा था, उस वक्त आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट आए थे, मैंने उनके सामने भी ये सवाल रखा था कि मैंने कहा जिस तरह कोई एक स्टेटमेंट होती है, मशहूर हो जाती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सरकार के यूं सब का नारा मशहूर हो गया, कश्मीर पाकिस्तान की शायद है, कादियानी का नारा मशहूर हो गया। तो आप कोई ऐसी बात हमें कह दें, शायद वो बात वायरल हो जाए और किसी तक पहुंच जाए, और शायद वही हम कश्मीर की अलग ये जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि कश्मीर के यहाँ से पाकिस्तान को चाहते हैं, और मैंने देखा है अपनी आंखों से कि जब 1989 के आज़ाद कश्मीर का आगाज़ दोनों माध्यम थे, वह सियासी माध्यम भी और अस्करी माध्यम भी, तो उस वक्त मैंने अगरचे पाकिस्तान नहीं था, तो मैंने कश्मीर को पूरा दिल्ली को कम से कम हमने पाकिस्तान देखा है। यानी ये वाक़या हम बहुत वक्त से घुमा रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, वक्त कभी वापस आता नहीं है। तो जहाँ तक आप कश्मीर का मतलब कश्मीर के हल का, तो मैं समझता हूँ कि एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जो मुख्तलिफ टाइम आज 1940 में आई, 49 में आई, 50 में आई, ये करारदादें आ गई। पाकिस्तान ने तो इस पर मान लिया, इकरार भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन इंडिया हमेशा लेतलाल से काम करता रहा और नाल करता रहा और वक्त जो है बढ़ता रहा। तो मुस्लिम कश्मीर का मैं समझता हूँ कि हाल यही है कि या तो इससे कोई परफेक्ट स्टेट सी बना दी जाए, यहाँ पर लोगों का जो है ना खुद फैसला करें कि वो क्या चाहते हैं, कुछ वक्त उन्हें दे दिया जाए, 10 साल 5 साल, ताकि न्यूट्रली इम्पार्शियली वो अपना फैसला कर सकें कि वो क्या हाल चाहते हैं, इसका किस साइड जाना चाहते हैं। मेरे नज़दीक एक चीज़ है, लेकिन आप देखिए आजकल मैशत एक बुनियादी अंसर है कि जहाँ पर जिस स्टेट की मैशत मजबूत होगी, जो मुल्क अमीर होगा, डेवलप्ड कंट्री होगी, तो हमेशा लोग जो है ना उसके साथ जाना ही पसंद करेंगे। तो हम पाकिस्तान को खुशहाल और मजबूत डेवलप्ड कंट्री देखना चाहते हैं। अगर इस मार्ग पर पाकिस्तान काम करे और पाकिस्तान डेवलप्ड कंट्री में शुमार हो, तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा कश्मीर के लोग खुद चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ वो ना करें। ये बुनियादी चीज़ें जिनको हमने इंटरटेन करना है, जिनको हमने देखना है कश्मीर के हवाले से। तो रही बात मेरी कश्मीर के, देखिए देखा गया है कि 30-40 सालों के बाद तरीके रुख बदलती हैं, नए तरीके से उभरती हैं। तो हो सकता है कुछ वक्त आए कि मतलब कश्मीर के लोग फिर से उठ खड़े हों। तो हिंदुस्तान की वो जो चाल थी जो उसने 2019 में अगस्त 5 में वो दफ़ा 370 को जो रिवोक किया, और फिर 35A को भी उसने रिवोक किया, ये भी उसकी साजिश थी, चाल थी, इसमें भी वो नाकाम होता नजर आ रहा है। तो अभी तक उन्होंने कश्मीर के अंदर बहुत से लोग लाकर आबाद करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन दिल्ली के अंदर कम से कम अभी तक कोई लोग बंदा जो है ना तो परचेज कर सके ज़मीन,
ना ही वहाँ पर आबाद हो सकते हैं। मतलब मेहनत मजदूरी के लिए कारोबार के सिलसिले में लोग आते ज़रूर हैं। बहुत शुक्रिया सर, और बड़ा अच्छा नुक्ता आपने एक समझाया मुझे। Thank you so काफी much. मुझे पसंद आई है कि आज के दौर में लोग तरजीह देते हैं ये, क्योंकि एक मैशत का बड़ा एक दौर है। माशी लिहाज से जो मजबूत होगा, जहाँ पे अमन होगा, जहाँ पे सुकून होगा, लोग उसी तरफ जाना चाहेंगे। और अगर हम पाकिस्तान को माशी लिहाज से मजबूत बना देते हैं, पाकिस्तान में अमन कायम कर देते हैं, और पाकिस्तान को एक पसमानगी की उस निचली सतह से निकाल के अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल कर देते हैं, तो फिर लाजमी तौर पर कश्मीर के लोग पाकिस्तान को ही तरजीह देंगे। और अगर पाकिस्तान खुद ही मसाइल में पड़ा रहेगा, पाकिस्तान के लोग इसको माशी लिहाज से पाकिस्तान को कमज़ोर करते जाएंगे और पाकिस्तान अपना बोझ उठाने के काबिल ही नहीं रह जाएगा, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कश्मीर के जो लोग हैं, वो एक स्टेट है, वो भी पाकिस्तान के जब सपोर्ट कर दी जाए तो वो भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान के लोगों को मेरा ये पैगाम है, तो एक कश्मीरी मैं ये पैगाम देता हूँ कि वो पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करें, और पाकिस्तान को एक ताकतवर बनाए, ताकि पाकिस्तान इस काबिल हो कि वो आज़ाद कश्मीर को और मकबूजा कश्मीर को आसानी से संभाल सके। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हमें बड़ी खुशी हुई, आपने बड़ी अच्छी हमें बातें बताई, और आई आप सब